गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने टारगेट विथ विनय यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने अधिनियमों से रिलेटेड सभी प्रावधानों के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे सभी करा दिए हैं। उसके बाद का चैप्टर आता है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ है। क्योंकि जब भारत शासन अधिनियम समाप्त हुआ तो उसके बाद फिर संविधान सभा का गठन किया गया। तो उससे संबंधित प्रावधानों के संबंधित आज प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसके प्रश्नों को सॉल्व करिए तथा उत्तर कमेंट में दीजिए। देखिए, आप लोगों के सामने ये पहला प्रश्न आ गया है, तो आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में डिलीवर करें। देखिए, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये यहाँ पे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के गलत हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए और इसका क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं उसके विचारों से संबंधित उसके तो उसके बारे में सोचने की प्रक्रिया आप लोग उत्तर कमेंट में करें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर में जाते हैं तो देखते हैं, पता चलता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वराज पार्टी 1934 में। देखिए हुआ क्या था कि 1934 में रांची में जो स्वराज पार्टी थी आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग कर रही थी। ठीक है, तो उसी में कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे पहली बार कहा गया था और वो भी किसके द्वारा कहा गया था, एम एन राय के द्वारा कहा गया था। ये याद रखिएगा, एम एन राय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी उन्हीं की बात कही गई थी, तो वो एम एन राय ने, किसने कहा था, एम एन राय ने। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न पढ़िए। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, ये इसको ध्यान से पढ़िए कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए। इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन बच्चों कब आया था, क्रिप्स मिशन जो है 1942 में। ठीक है, आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद ने प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। देखिए, जब हम लोगों के कैबिनेट मिशन योजना आया था तो उसमें संविधान सभा जो बनने वाली थी उसकी बात कही जा रही थी। तो उसमें जो प्रत्येक व्यक्ति चुने जाने थे वो प्रत्येक प्रांत से कितनी जनसंख्या के ऊपर जो चुनना था उनके बारे में पूछा है। तो वो 10 लाख जनसंख्या पे एक व्यक्ति चुने जाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा के जितने भी सदस्यों का चुनाव हुआ था वो सभी 10 लाख सदस्यों से एक लोग चुने गए थे। ठीक है, यानी कि एक मिनट, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न देखते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन की बात कर रहा है, तो कैबिनेट मिशन में कौन नहीं था, आंसर कमेंट में करिए। तो देखिए, पैथिक लॉरेंस, स्टुअर्ट किप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों जो थे
ये सदस्य थे, ये तीनों सदस्य थे। और कौन नहीं था? तो नहीं था तो विलियम वुड नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विलियम वुड। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? इसका कमेंट करिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, या फिर आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ठीक है, तो जो संविधान सभा की बात की जा रही है, तो संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। 1946 के तहत किया गया था। ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1746 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो जो कार्यपालिका थी उसके उपसभापति की पूछ रहा है कि उपसभापति कौन था। ठीक है, तो उपसभापति के बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो उपसभापति उस टाइम कौन था? तो उस टाइम उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, ये अंतरिम सरकार में कौन कौन क्या क्या थे। जैसे श्री राजगोपालाचारी जो हैं, ये शिक्षा मंत्री थे। कौन था? शिक्षा मंत्री। ठीक, ये शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, और वहीं बात कर ले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। ये अंतरिम सरकार की कार्यपालिका की बात हो रही है कि अंतरिम सरकार में जो कार्यपालिका परिषद थी उसके उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। श्री राजगोपालाचारी क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। और यहीं पे एक थे जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ठीक है, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो ये पूछ रहा है कि कौन नहीं था। ठीक है, तो उस समय श्री राजगोपालाचारी के बारे में आपको बताया कि ये क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है, नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैंने क्या बताया आपको? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम के बारे में क्या बताया? श्रम मंत्री थे। ठीक है, और श्री राजगोपालाचारी के बारे में क्या बताया था? शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, और इस श्री एस राधाकृष्णन जो थे, श्री एस राधाकृष्णन, ये इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक, देखिए 9वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ठीक है, देखिए, वेवेल योजना के अनुसार, क्या चीज़? वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ठीक है, ये कथन कहा गया है। ठीक है, कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण क्या बताया गया है? कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ठीक है, देखिए, इसमें बताना क्या है? तो सही गलत का निर्णय करना है इसमें, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, कहा क्या है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, इसने कहा था ये बात। ठीक है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ऐसा कोई मतलब नहीं था। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। कथन सही है पर कारण गलत है। ठीक है, फिर आगे की तरफ चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? संविधान सभा के विषय में पूछा गया है कि संविधान सभा के विषय में सत्य कथन कौन से हैं? तो संविधान सभा की बात कर लें तो संविधान सभा में वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। ठीक है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो आप लोग का आंसर कमेंट करिए कि वयस्क मताधिकार पर आधारित थी कि नहीं।
तो आंसर हो जाएगा इसका कि हाँ वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये नहीं था, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था क्योंकि चुनाव में मतलब वो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे चुना गया था, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहाँ हुआ, ठीक है, केवल जनसंख्या के आधार पर चुना गया था, ठीक है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। फिर वह बहुदलीय निकाय था, ठीक है, तो बहुदलीय निकाय था, तो सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है कि हाँ उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ठीक है। तो संविधान सभा के विषय में सत्य है, ठीक है, तो सत्य में देखेंगे तो बहुदलीय निकाय थी उस टाइम में, ठीक है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ये गलत है क्योंकि वो वयस्क मताधिकार की बात ही नहीं हुई थी वहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 और 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 और 4, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 और 4, ठीक है, 3 और 4। चलिए आगे आगे देखते हैं। अगर इस प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप को अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, पूछा क्या है कि संविधान सभा के विषय में सत्य है, तो सत्य की बात पूछा है कि मतलब क्या सही था। तो देखिए संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, गलत, क्योंकि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, गलत, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था, ठीक है। वह बहुदलीय निकाय थी, अनेक निकायों के माध्यम से हुआ था, जैसे एक तरीके से कांग्रेस को ही देख लीजिए, कांग्रेस थी, ठीक है, फिर चित्तरंजन दास वाली पार्टी थी, ऐसे बहुत सारे थे, प्रारूप समितियां थीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। फिर उसके बाद अनेक समितियों के माध्यम से हुआ, तो समिति झंडा समिति आप जान ही रहे हैं, झंडा समिति थी बहुत, फिर उसके बाद प्रांतीय समिति थी, ठीक है, संघीय समिति थी, तो वो हाँ अनेक समितियों के माध्यम से हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 और 4, क्या हो जाएगा 3 और 4, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया 3 और 4। चलिए आगे देखते हैं। 11वां, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है, निम्नांकित में से कौन सही हैं, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है, तो सही की बात पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ क्या रहा है कि सही है। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ठीक है, ये तो बात सही है कि वयस्क मताधिकार में पे आधारित नहीं थी, ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये तो सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, गलत, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, वो तो जनसंख्या के आधार पर चुना गया था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, बहुदलीय संरचना थी, जैसे आपको बताया कि झंडा समिति बनाया गया था, प्रांतीय समिति बनाया गया था, उसके बाद प्रारूप समिति बनाया गया था, ठीक है, अल्पसंख्यक समिति बनाई गई थी, तो इस तरीके से बहुत सारी समितियों का बनाया गया था। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यस, दोनों सही है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 और डी, ठीक है, 1 और डी। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 1 और डी, ठीक है, ऑप्शन 1 और डी सही होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन। देखिए कुछ क्वेश्चन देखने में आसान होते हैं लेकिन करते टाइम वो कंफ्यूज करता है, तो गलत पूछा है तो गलत पे हाईलाइट कर लिए, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने और आंसर निकालने में आसानी हो सके। देखिए पूछा क्या है कि गलत, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, प्रारूप समिति सबसे बढ़िया, अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे, 7 सदस्य ही थी ठीक है, तो ये तो सही है, ये कथन सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ठीक है, सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था,
ये भी बिल्कुल सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर हुआ। आपको हमने बताया कि निर्वाचन हुआ ही नहीं। निर्वाचन का मतलब होता है कि जब वोटिंग हो, लेकिन ये 10 लाख की जनसंख्या पे चुनाव हुआ था, तो ये तो गलत हो गया। तो पूछा क्या है गलत, तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। इसकी चुनावी प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ये भी सही है। ठीक है, तो ये गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, पूछा क्या है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुनाव किया गया था या कैसे लिया गया था उनको, तो ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। ठीक है, गलत, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित नहीं किया गया था। प्रत्येक 10 लाख के जनसंख्या के आधार पर चुना गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। ये भी गलत। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, ये सही है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना ही गया था उन लोगों को प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो थे, पूछा है कैसे चुने गए थे। ठीक है, तो वो तो आपको हम कितनी बार बता चुके हैं, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। गलत। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, ये गलत है। ठीक है, एक मिनट, क्या पूछा है, संविधान भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य, तो ये तो सही है आपका, यहीं से चुना गया था, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर निर्वाचित हुए थे। ठीक है, उनको प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित किया गया, तो चुनाव हुआ ही नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा नामित हुए थे, ये भी गलत है। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषताओं के विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, ये भी गलत है। ठीक है, इस कारण से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया कि सी इसका आंसर हो जाएगा कि प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। अब ध्यान दीजिए, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो सदस्यों का चुनाव आप बताइए, जनता द्वारा हुआ था? नहीं, जनता द्वारा नहीं हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा हुआ था? गलत। राज्यों के शासकों द्वारा हुआ था? ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं। और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। देखिए 16वां प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न निकल के आएंगे सामने। ये पूछ रहा है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थाई अध्यक्ष की बात कर रहा है। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष की बात करेगा तो आप चुनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थाई अध्यक्ष की बात करेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थाई हैं, ठीक है, और ये अस्थाई हैं। ठीक, ये अस्थाई, ये अस्थाई हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, देखिए हुआ क्या था संविधान सभा में कि पहली बैठक जब हुई थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय उपस्थित ही नहीं थे वहाँ पे, इस वजह से अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा बने। ठीक है, और वहीं पे फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को जब उपस्थित हुए तो उनको बनाया गया स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी?
तो आपको बता दें कि जान रहे हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी प्यारे बच्चों? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, प्रथम बैठक। ठीक, उस दिन हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित तो थे नहीं, तो उन्हीं की जगह पर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष बना दिया गया था। और सच्चिदानंद सिन्हा को ये अध्यक्ष किस आधार पे बनाया गया था? एक बार प्रश्न ये पूछा हुआ है कि किस आधार पर बनाया गया था। तो इनको बनाया गया था एक फ्रांस की वो है तो वरिष्ठतम सदस्य के आधार पर। क्यों बनाया गया था बच्चों? वरिष्ठतम सदस्य के आधार पर। कैसे? वरिष्ठतम सदस्य के आधार पर बनाया गया था। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उद्घाटन पूछे, पहला पूछे, तब पर दोनों में क्या आंसर हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक, फिर आगे चलते हैं। भारत का संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो, भारत की संविधान निर्मात्री सभा, निर्मात्री की बात कर रहा है, तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, सॉरी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग आंसर जरूर कमेंट करें। ठीक है, स्वतंत्र भारत के तो ये अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, क्योंकि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस टाइम तक ये अध्यक्ष हो चुके थे, क्योंकि भाई ये 2 दिन के लिए ही अध्यक्ष नहीं थे, ये 9 और 10 के लिए 11 को तो ये अध्यक्ष बन ही गए थे संविधान सभा के। ठीक है, फिर आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ऐसे क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं आप एमपीपीसीएस से ही पूछे जा सकते हैं। ये फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो पहली बैठक किस दिन हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उसी दिन संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। द्वितीय बैठक अगर आपसे पूछता है तो 11 दिसंबर को हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 1946 को हुई थी। ये चीज़ें आप लोग को क्लियर है? ठीक है, अगर आप लोग से पूछ ले, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा इससे रिलेटेड। ठीक है, आगे बताएंगे आप लोगों को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। तो डेट नहीं दिया है तो ये याद रखिए 1946 को हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो अधिवेशन की बात कर रहा है, तो जिस दिन वो शुरू हुआ पहला बैठक ही था वो, उसी दिन से वो प्रारंभ ही हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये कितनी बार ही देख रहे हैं क्वेश्चन, ये पूछा हुआ है, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। फिर आते हैं भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखिए कि जनवरी 22, 1947 को। ठीक है, हुआ क्या था जनवरी 22, 1947 को कि देखिए, जब हमारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था, तो उसी दिन कहा गया था कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 13 दिसंबर
1946 को, ये याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को ही इन्होंने उद्देश्य प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड आपको कुछ नहीं, जाने दीजिए, ये इससे रिलेटेड नहीं होगा। फिर संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, सही कथन बताना है संविधान के निर्माण से संबंधित। पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था? यस, असर था। ये याद रखिए कि हाँ, असर था उस चीज़ का। ठीक है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ये भी सही। जितने भी हमारे संविधान के अंदर प्रावधान रखे गए हैं, अगर उनको समझना हो तो आप प्रियम्बल एक बार पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे संविधान के अंदर किन किन बातों को रखा गया है। तो ये भी सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, फिर ये पूछा क्या है यहाँ पे, ये पूछा है, दो सही हैं अभी तक हम लोगों का, एक और दो सही थे। संविधान को यहीं पे लिख लेते हैं, एक और दो सही है। ठीक, आगे देखते हैं, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था? भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ये बात बताइए। हाँ, ये चीज़ सही है कि भारत के लोगों ने आदेशित किया था। ठीक है, क्योंकि उसी की डिमांड कर रहे थे ना। राज्यों के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। राज्यों के मुखिया को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं लोग, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, एक दो तीन। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? कुल अधिवेशनों की बात कर रहा है यहाँ पे, तो कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। ठीक है, कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। 11वां अधिवेशन जो हुआ था वो आपका 26 नवंबर 1949 को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 19 नवंबर 1949 को हुआ था। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक बहुत ही विशेष भाषण भी आया था, और उन्होंने कुछ कथन भी कहा है, वो आपको अगले प्रश्न में देखने को मिल जाएगा। तो कुल कितने कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, और अंतिम अधिवेशन अगर आप लोगों से पूछता है कि अंतिम अधिवेशन कब हुआ था, तो अंतिम अधिवेशन जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, यानी 12वां अधिवेशन। देखिए, क्वेश्चन आ भी गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है, तो 24 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह। कितना समय लगा था बच्चों? 2 वर्ष 11 माह का समय लगा था। आगे देखते हैं, सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित कीजिए। ठीक है, यानी मिलाना है इसमें कुल मिला के, तो हम लोग केवल इन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं कि कौन किससे मिलता है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के, एक मिनट, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे, एक मिनट, एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? ये सब आप लोगों को रटना पड़ेगा इन सब चीज़ों के बारे में, ऐसे ही आप लोगों को ये चीज़ें याद नहीं होंगी। आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक इस चीज़ को रटते हुए तभी आपको याद हो पाएंगे ये सब चीज़ें। तो के.एम. मुंशी ही एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेसी थे। ठीक है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वो वी.टी. कृष्णा थे। कौन था? वी.टी. कृष्णा थे। ठीक है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को अच्छे से याद होनी चाहिए। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, अगर आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, बी नंबर। आगे, क्योंकि देखिए 4 3 1 2, 4 4 3 1
2। ठीक है, इस तरीके से आप मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। संवैधानिक निर्माण सलाहकार की बात करेगा तो ये BN राव थे। कौन था? BN राव थे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो ये याद रखिएगा, ये संवैधानिक सभा, जो संविधान सभा बनी थी उसके सदस्य नहीं थे ये, लेकिन ये याद रखिएगा उसके सदस्य नहीं थे। किसके? संवैधानिक सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन जो संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संवैधानिक सलाहकार ये थे। ठीक है, और यही संविधान का, BN राव ही संविधान का प्रारूप तैयार किए थे। क्या किए थे? प्रारूप तैयार किए थे। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, बेनगल नरसिंह राव। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब शुरू हुआ? तृतीय वाचन 26 नवंबर 1949 को ख़त्म हुआ था और 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था। ये पूछा क्या है कि प्रारंभ कब हुआ था ना, तो आप लोग एक चीज़ इसमें ध्यान रख सकते हैं, ये जो पूछा हुआ है उसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो एक्चुअल में 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था और चला कब तक था? 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, 26 नवंबर 1949 तक ये चला था। तो ये चीज़ें आप रखिएगा कि तृतीय वाचन कब हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था? तो इस चीज़ का आंसर करिए, पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। और इसी कारण से 26 नवंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, संविधान दिवस भी मनाते हैं 26 नवंबर को। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत और आत्मार्पित कब किया गया है? जब आप लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें सीधे सीधे ये वर्ड आपको मिलेगा, 26 नवंबर 1949 को हम भारतीय संविधान को आत्मार्पित, अंगीकृत, आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग इस चीज़ को समझ गए। आगे की ओर देखते हैं। पूछा क्या है? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया? स्वीकृत भी 26 नवंबर 1949 को किया गया था और इसी दिन कुछ प्रावधानों को लागू भी कर दिया गया था। नागरिकता और राष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित कुछ मुद्दे लागू भी कर दिए गए थे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। पूछा क्या है? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो किस तिथि को अपनाया गया, जल्दी से कमेंट करके बताइए, किस तिथि को अपनाया गया? तो अपनाया गया तो क्योंकि वहीं पे सीधे सीधे आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वही वर्ड मिलेगा कि 26 नवंबर 1949 को। कुछ लोग इसको बोल देंगे 26 जनवरी 1950 को, नहीं, उस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ, लेकिन उसको अपनाया गया 1949 से ही अपनाया गया। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब पूछा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अंतर समझ लीजिए क्या है। कब लागू हुआ? तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसी दिन 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों को, अनुच्छेदों को लागू भी किया गया था। तो अपनाने में और लागू करने में बहुत अंतर होता है। उसी दिन उसमें उसको अपनाया और यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, ठीक है, यही रीज़न ही है, इसी तिथि को इसलिए मनाया गया क्योंकि इसी दिन कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहली बार मनाया था। ठीक है, इसी कारण से रावी नदी के तट पर
जिस कारण से इसी दिन को चुना गया। ये चीज़ें आप लोग को क्लियर है, उम्मीद है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस आपको बताएं कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। आप लोग अगर व्याख्या पढ़ना चाहें तो यहाँ से व्याख्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? भारतीय संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो ये भारतीय संसद तो उस टाइम बनी ही नहीं थी, तो उस टाइम संवैधानिक सभा के द्वारा ही इसको अपनाया गया था। किसके द्वारा? संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है? तो अधिनियमित किसके किया गया था? संविधान सभा द्वारा, क्योंकि उस टाइम गवर्नर जनरल का प्रावधान खत्म हो चुका था, भारतीय संसद बनी ही नहीं थी, ब्रिटिश संसद द्वारा, इसका कोई रोल ही नहीं था। ये तो बस खाली हम लोग को सहायता के रूप में एक थे, ठीक है। ये चीज़ें याद हो गई। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि पूछा क्या है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित हुआ। ये प्रस्तावना में सीधे सीधे वर्ड है। आप लोग अगर प्रियम्बल याद कर सकते हैं तो ज़रूर याद कर लिए, उससे आपके एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? तो भीमराव अम्बेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। भीमराव अम्बेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे, और पहले ये लाहौर से चुने जाने वाले थे, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान विभाजन वगैरह के बाद शुरू हो गई, उस कारण से बम्बई प्रेसिडेंसी से इनको चुना गया। और चुनने के पता ही है कि प्रांतों में प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे ही चुनाव होने थे। भीमराव अम्बेडकर की बात कर ले, इनकी जन्म और मृत्यु कब हुई? तो जन्म की बात कर ले तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के मऊ जिले में हुआ था इनका, ठीक है। वहीं पे इनका जन्म हुआ था, और ये इनका जो जन्म हुआ था 1891 से 1956 के बीच हुआ था। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है ना, अम्बेडकर के को मऊ मध्य प्रदेश में मृत्यु इनकी दिल्ली में हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। तिथि गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तिथि गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तो ये तिथि का बहुत प्रभाव था, इसी वजह से ये पारित भी हुआ था। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन आप लोगों को पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो ये किया गया था ऐसा, ठीक है। तो इसका दोनों इस कथन का क्या हो जाएगा? इसमें दोनों सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं। क्या है? दोनों सही हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान दिख रहा है, ठीक है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ सही है कि हाँ इसका पूर्ति करता है, ठीक है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ठीक है। ग्रहित या गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी सही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई यहाँ से उठा लिए हो, वहाँ से उठा लिए हो, तो ये सत्य है कि हाँ ये कहा जाता है। तो अब दोनों क्या हैं? सही हैं। अच्छा ये बताइए, व्याख्या है? व्याख्या है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति का, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है? तो व्याख्या नहीं है। उससे व्याख्या के क्या ही इसके मतलब हैं? इससे कोई मतलब नहीं है कि व्याख्या गृहीत का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ग्रहण करने को कर लिया तो ग्रहण करने को क्या आवश्यकता की पूर्ति हो जा रही है? नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसके द्वारा कही गई थी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर बताइए। तो ये मौलाना आज़ाद थे, इन्होंने ही कहा था कि इनको
वयस्क मताधिकार के आधार पर अभी 15 वर्ष के लिए रोक देना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी का था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 26 नवंबर 1949 के भाषण का वाक्यांश है। ठीक है, ये याद रखिएगा, उनका ही कथन है ये चीज़, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? पूछा क्या है, ये कथन किसका है? तो यह कथन आइवर जेनिक्स का है। किसका है? आइवर जेनिक्स का है। आइवर जेनिक्स नहीं, ये मॉरिस जोन्स का है। किसका है? मॉरिस जोन्स का है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मॉरिस जोन्स। नहीं, मॉरिस जोन्स नहीं होगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये नहीं होंगे। ठीक है, ये इसमें आंसर हो जाएगा आपका आइवर जेनिक्स, ये नहीं होंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं थोड़ा बहुत दिमाग से उतर जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पे। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ठीक है, तो ये गॉडविन ऑस्टिन का कहा हुआ है। किसका कहा हुआ है? गॉडविन ऑस्टिन का कथन है। किसका? गॉडविन ऑस्टिन का कथन है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो महिला सदस्यों की बात करेंगे तो ये कुल महिला कितनी सदस्य थी? तो ये 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, आज आपका ये संविधान सभा कंप्लीट हुआ और आप लोग इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब अगला पार्ट आप लोग ध्यान रखें कि अगला पार्ट आप लोगों को कल अपलोड कर दिया जाएगा। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मस्त रहिए, याद करते रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए गुड नाइट सभी को।